नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मुकाबला में आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी। उनका आग्रह रहा कि राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं। ये बात उन्होंने कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में कही। उनका यह भी कहना था कि नवंबर में भी उन्होंने इसके लिए आग्रह किया था, लेकिन कई राज्यों ने इसे अनसुना कर दिया था। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के नाम लेकर बताया कि उन्होंने वैट घटाया जिसका लोगों को फायदा मिला, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया और जिसका नुकसान आम आदमी को पहुंच रहा है। और इसका जवाब यह हुआ कि वो राज्य जो विपक्षी पार्टियों द्वारा उनकी सरकारें हैं वहां पर उनकी तरफ से जवाब आने लगे। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाई, एक्साइज के ऊपर सवाल उठाए, केंद्र के टैक्सों पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल यह है कि सबके बीच में आम आदमी का क्या केंद्र और राज्यों की लड़ाई से महंगाई कम होगी? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। और हमारे साथ आज मुकाबला में जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। आइए आपसे मुलाकात करा दें। साधना भारती हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। प्रोफेसर प्रवीण झा हैं जेएनयू से। आलोक वत्स हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। और आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना के। शुक्रिया आप सबका मुकाबला में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक मिनट हर मेहमान को देकर। उनको ये मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, अपना वक्तव्य देने का, और उसके बाद एक बजर सुनाई देगा अगर आप 1 मिनट से ज्यादा की बात कहेंगे, और तब आपको मैं टोकूंगी। लेकिन एक एक करके सबको मौका मिलेगा। तो शुरुआत आलोक वत्स साहब आपके साथ करते हैं। आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम की आप बात कर रही थी, तो इसके ऊपर बहुत सी चीजों का असर पड़ा है। एक तो जो अभी लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन में, उसके कारण भी दाम बढ़े हैं। और दूसरा जो सबसे अहम चीज था कि 2021 के दिसंबर से जो 2014 में कांग्रेस ने जो आईपीओ इशू किए थे और दाम उसको स्थिर करके रखा था, उसका विथ इंटरेस्ट पेमेंट अभी करना पड़ रहा है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट मात्र 10,000 करोड़ रुपए है। तो इन सब चीजों का मिश्रण करके ये बढ़ोतरी घटोतरी होती जा रही है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया था राज्यों की कि आप वैट घटा दे तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी। बीजेपी शासित प्रदेशों ने इस काम को किया, लेकिन अन्य राज्यों ने इसको नहीं किया, जहां से वहां के लोगों को मुसीबत झेलना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम मौका देते हैं प्रवक्ता कांग्रेस को। साधना भारती, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी आदरणीय अंजलि जी, देखिए कांग्रेस के शासन में पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए 48 पैसे और डीजल पर हम 3 रुपए 56 पैसे लेते थे। आज मोदी सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितनी कर दी है? पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे, डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे। राज्यों को जीएसटी में हिस्सा नहीं देते। बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती नहीं है, एडिशनल और स्पेशल को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक को साझा करना पड़ता है, बाकी को साझा नहीं करना पड़ता राज्यों के साथ। राज्यों का जो बकाया है वो देने को ये सरकार तैयार नहीं है। और उसके बाद अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए ना भाई। आप तो कहते थे कि हम तो 35 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, 35 रुपए डीजल बेचेंगे, तो क्या हुआ फिर आपकी बातों का? इसका मतलब कि जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार। कोरोना का हुआ था कहरा पार, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार, और आज महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, युवा हो गया बेरोजगार। तो शर्म करो मोदी सरकार और बंद कीजिए अत्याचार, राज्यों पर ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए। और मोदी जी खुद कहा करते थे कि हमने 20 कदम आदरणीय मनमोहन सिंह सरकार जी को बताया। आपका वक्त खत्म हो गया है। अब हम शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब को वक्त देते हैं। दुबे साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। अंजलि जी नमस्कार। नमस्ते। देखिए, एक आम आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरी आमदनी अगर 1 रुपया हो तो मेरा खर्चा 98 हो, ताकि मैं 98 बचा लूं। लेकिन पिछले 8 वर्षों से जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ
जो हमारे रसोई गैस हैं, जो हमारे खाने पीने के सामान हैं, हमारे फल सब्जियां हैं, हमारी माताओं बहनों के घर का बजट बिगड़ गया है, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में असर डालती हैं। लेकिन आज तक न मोदी सरकार की इस पर कोई बैठक हुई, न उनके कोई कैबिनेट मंत्री इस पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार चुनाव की समीक्षा करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, हम सुनते हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह बैठकें कर रहे हैं। क्या कभी महंगाई पर आपने देखा है कि उनकी कोई कैबिनेट की चर्चा होती है कि हमारे देश की जो महंगाई है बहुत बढ़ गई है? जी दुबे साहब, वक्त आपका भी खत्म हो गया है और अब वक्त है अर्थशास्त्री का नजरिया सुनने के लिए। और प्रोफेसर प्रवीण झा साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए अंजलि, ऐसा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा उसमें दुर्भाग्यपूर्ण कुतर्क ज्यादा है। और जितने सारे हमारे पास आंकड़े हैं, सरकारी हल्के से मिले हुए आंकड़े, वो सब आपको बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर बताते हैं। और पहली बात उसमें ध्यान देने की ये है कि 27 लाख से 29 लाख करोड़ के बीच में जो है पेट्रोल डीजल यानी कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे जो एक्साइज और ड्यूटीज लगा के केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया है, उसको राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। जो टोटल एक्साइज पेट्रोल प्रोडक्ट्स में है उसका तकरीबन 68% जो है वो केंद्र सरकार के पास रहता है। जो राज्य सरकारें लगाती हैं, अगर हम उनको जोड़ के देख लें, सीधी सी बात ये है कि ये जो पूरा मैनेजमेंट है जी, वो बिल्कुल चरमराया सा है। बिल्कुल मैनेजमेंट चरमरा गया है। वक्त अभी खत्म हो गया है। प्रोफेसर साहब, मौका आपको देंगे समझाने का पूर्ण तरीके से, ताकि सब समझ सकें कि आखिर ये तेल का खेल क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है और क्यों सरकारें आपस में लड़ रही हैं इसको सुलझाने के बजाय। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी है। मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा महंगाई पर हो रही है और चर्चा हो रही है राज्य और केंद्र की लड़ाई पर। महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी पर बोझ आ रहा है, लेकिन केंद्र और राज्यों की ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साधना भारती हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, प्रोफेसर प्रवीण झा हैं जेएनयू से, आलोक वत्स हैं बीजेपी से और आनंद दुबे हैं शिवसेना से। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वत्स साहब, शुरुआत अब आपसे करते हैं, इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आपकी बात में कुतर्क ज्यादा है, वो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें पूरी असलियत नहीं है। क्यों? क्या प्रोफेसर साहब मेरी इस बात से इनकार करेंगे कि 81 डॉलर से 118 डॉलर पर प्राइस चला नहीं गया है क्रूड ऑयल का? क्या ये बात को नकार देंगे इस बात को? और दूसरी चीज कि जो हमारे यहाँ एलपीजी के प्राइसेस है, बुटेन और प्रोपेन, दोनों में 35% का इजाफा हुआ है। जो नेचुरल गैस सप्लाई बाधित आ रही थी रशिया से, वो यूक्रेन के थ्रू आ रही थी, वो बाधित हो गई है। तो उसके कारण जो प्राइसेस सोर हुआ है बुटेन और प्रोपेन का, जिसके मिक्स से एलपीजी, और एलपीजी की डिमांड पोस्ट कोविड इतनी ज्यादा बढ़ गई है पूरे दुनिया में, क्या इसको भी ये डिनाई कर सकते हैं? तो और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन वॉर से क्या इन चीजों पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है? तो प्रोफेसर साहब, मैं मान जाऊंगा कि क्यों या कह रहे थे कि कुतर्क है वत्स साहब की बात में? जी अंजलि, ऐसा है कि यूपीए सरकार के दौरान जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमत 140 तक पहुंच गई थी प्रति बैरल, उस समय उस सरकार ने किस तरह से मैनेज किया था, कितना उस पे एक्साइज ड्यूटी था? अगर आप उस रेशियो को देखें, एक मिनट आलोक जी, बीच में नहीं बोलिए आलोक जी, एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार में जवाब पहले दीजिएगा। पूरी बात सुनिए। क्या परसेंटेज था उसमें जो टैक्सेस का था, उसको अगर आप देखें और वर्तमान में देखें, उसके बाद क्या हुआ था? जब से एनडीए सरकार आई, एक बहुत
अच्छी चीज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये हुई थी कि पेट्रो प्रोडक्ट्स की कीमत में भारी कमी आई थी। बिल्कुल। आप उसका जो मैनेजमेंट ऐसे करते कि ये जो पूरा कॉस्ट एस्केलेशन ग्राहकों के लिए था वो नहीं होता, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर पिछले 8 साल का पूरा सिस्टम देखें जिस तरह से मैनेज किया गया है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि जो एक्साइज का जो टोटल बोझ होता है और जो पेट्रो प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है उसका 2/3 से ज्यादा किसका है? केंद्र सरकार का है जी। 1/3 जो है वो राज्य सरकार है उस पे, तकरीबन मैं बता रहा हूं आपको जी। जब आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो बराबर कहते थे कि जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनको चाहिए कि ये एक्साइज जो है उसको कम किया जाए। अभी वो कह रहे हैं कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं कम करते हैं। चलिए प्रोफेसर ये जो साहब, पूरा का पूरा देखिए ये मौका एक बार हम इन पार्टियों को भी दे देते हैं क्योंकि हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगी, साधना जी आपकी तरफ आ रही हूं मैं, कि अगर आप राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देखिए, कम वैट लेकिन रेवेन्यू ज्यादा। महाराष्ट्र के बाद कमाई में उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे है और वो अपना वैट 5 साल से आदित्यनाथ सरकार ने नहीं बढ़ा है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं अपने लोगों के लिए कर सकते ऐसा? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि भाजपा सियासत का एक ऐसा एहसान करती है कि एक तरफ आंखें छीन लेती है और फिर एक तरफ चश्मेदान करती है। इसका साफ साफ उदाहरण ये है कि एक तरफ आदरणीय मोदी जी कहते थे पहले कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो केंद्र सरकार के हाथों में एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए। अब जब खुद केंद्र में बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए, आप कहते हैं राज्यों को कम करना चाहिए। और अगर राज्यों की बात की जाए तो बिहार को क्यों सलाह नहीं दी जाती, मध्य प्रदेश को क्यों सलाह नहीं दी जाती जहां बालाघाट में 120 रुपए पेट्रोल बिक रहा है? क्यों सलाह नहीं दी जाती उन राज्यों को जहां भाजपा शासित राज्य है? अगर कांग्रेस शासित राज्य कम भी कर ले, इसका मतलब जो भाजपा शासित राज्य है वह महंगाई की मोदी मार इसीलिए मारी जाती रहेगी क्योंकि भाजपा की सरकार है। और दूसरी बात, आदरणीय आलोक जी ने खुद ही अपनी पार्टी के लिए कंट्राडिक्ट बयान दे दिया है, विरोधाभास जता दिया। कारण ये मैं उसका बताती हूँ आपको। इन्होंने कहा अभी कि हम तो आज क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है भाई साहब, कांग्रेस के शासन में $140 प्रति बैरल थी कच्चे तेल की कीमत, तब भी हमने नियंत्रित रखा। एक्साइज ड्यूटी मैंने बताई, पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे, डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे। और आज आपके शासन में फरवरी 2021 के अंदर $61 प्रति बैरल तक गई है कीमत कच्चे तेल की। और आपने उस समय कीमतें कितनी बढ़ाई? आजादी के बाद पहली बार 100 रुपए के पार हुआ। और मैं अंतिम बात पूछती हूँ कि भाजपा के नेता कहते थे पहले कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, हम तो साइकिल पर संसद जाएंगे। भाजपा के सांसद जाते थे, स्मृति ईरानी जी कहती थी चूड़ियां भेंट करूंगी प्रधानमंत्री जी को। तो आलोक वत्स जी बताएं, इनके सांसद अब कब बैलगाड़ी पर संसद जाएंगे और स्मृति ईरानी जी कब वत्स जी को जवाब देने दीजिए। वत्स जी कहिए आपका जवाब। साधना जी बहुत अच्छा कविता कर लेती हैं, अच्छा है। हाँ, और आप बहुत अच्छा जुमला कर लेते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत में जब सब लोग अवशेष हो जाएंगे तो उनके आप समाधि ये पर कहते जाके रहिए कविता कांग्रेस पढ़ेंगे। मुक्त और भाजपा मुक्त मत करिए, आप महंगाई मुक्त करिए, बेरोजगारी मुक्त करिए, गरीबी मुक्त करिए। अच्छा, साधना जी उनको भी बोलने दीजिए। ये करिए आप बोल रही नहीं तो ये पेट्रोल डीजल पर बताएं, ये पर्सनल कमेंट करिए। साधना जी आपकी बात का जवाब तो देने दीजिए उन्हें। आप वो जवाब दें, बिल्कुल नहीं। आप अच्छी कवियत्री हैं, मैं इस बात को की आपको सराहना करता हूं। आप अच्छे जुमलेबाज हैं भाई साहब। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि कांग्रेस ने 2014 में ऑयल बॉन्ड जारी नहीं किए थे? तो आपने कितने हाँ या नहीं, ओनली हाँ या ना, प्रिंसिपल साहब, नहीं आंकड़ा दे रही हूँ, आंकड़ा दे रही हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए। अरे 35, हाँ तो सब्सिडी जारी की हमने, सब्सिडी दी 1 लाख करोड़ की। अरे सरकार बहरी हो गई है, चिल्लाना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी आपने 2015 में। नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूँ। अंजलि जी प्लीज, इनका जवाब देना जरूरी है। आपने जवाब देने का मौका दे दीजिए। इन्होंने प्रिंसिपल समझिया में पूछा मैंने, नहीं हाँ या ना में आपका नहीं, आपका नहीं ऑब्जेक्टिव, नहीं आप क्या हाँ या ना अपनी जबान को मेरे मुंह में लगाएंगे? नहीं, ऑयल बॉन्ड पर सुन लीजिए जवाब। वत्स साहब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऑयल बॉन्ड पर जवाब दूंगी मैं, ऑयल बॉन्ड पर जवाब ले लीजिएगा अंजलि जी। इसी तरीके के व्यवहार क्या इसी तरीके से देखिए 250 करोड़
ऊपर फिर तर्क रखने, अगर हम इस तरीके से इसी स्वर में बात करते रहेंगे तो तर्क रखने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आग्रह करूंगी आप दोनों से, भारती जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं आपके पास आऊंगी ऑयल बॉन्ड पे, आप अगर अपनी बात रखना चाहेंगे पूरा मौका देंगे। वत्स साहब, कि ऑयल बॉन्ड जारी हुआ था या नहीं? आगे बढ़ते हैं वत्स हुआ साहब। था, इसी तरीके का इनके व्यवहार, हाँ हुआ था, बताइए आगे, हर बताइए उसकी राज्य में कहानी। जहां हर राज्य में चुनाव हो रहा है वहां 0/0 पे आउट हो रहे हैं। जनता हमें अरे चुनाव की बात नहीं चल रही है, महंगाई की बात चल रही है। बेरोजगारी पर 0/0 आप है, महंगाई पर 0/0 आप है। चलिए अब हम बेरोजगारी बहुत चिल्लाली इसके ऊपर। अरे क्या चिल्ला, चलिए बस आप दोनों को मैं कहूंगी यहाँ शांत हो जाइए। हमारे दूसरे पैनलिस्ट की तरफ रुक करते हैं। जनता ने दुबे साहब, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ, शांत हो जाइए। अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, शांत हो जाइए। सर्वोपरि है। दुबे साहब आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई इस बात पर चल रही है, लेकिन आप लोगों की सरकार जहां है महाराष्ट्र, वहां पर भी दाम बहुत ज्यादा हैं और आप लोग भी कम करने को तैयार नहीं हैं। अंजलि जी देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब कहते थे कि केंद्र सरकारें राज्यों को मदद नहीं करती, लेकिन अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार को मदद करें। देखिए, हम महाराष्ट्र और मुंबई से आते हैं, आपको जानकारी है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वाला राज्य है, हम सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार को देते हैं। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में कोरोना में हम कितनी मेहनत करके खड़े होने के प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो केंद्र के पास जीएसटी का पैसा है वो भी हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर केंद्र सरकार चाहती है कि हम पेट्रोल डीजल पर बैठ करके अपनी थोड़ी सी जो हम कोशिश कर रहे थे पटरी पे आने की, अगर उस पर भी लड़खड़ा जाए तो ठीक है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारी अर्थनीति, जो हमारे अर्थ मंत्री हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमेशा उन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करती है जहां उनकी सरकारें नहीं है। वो मंच पर कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बनवाइए, अगर राज्य में भी हमारी सरकार होगी, केंद्र में भी हमारी सरकार होगी तो बहुत तेज रफ्तार से हम गति देंगे। लेकिन वहां क्या, जहां आपकी राज्य में तो सरकार नहीं है लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, उन राज्यों को आप आर्थिक नीति की मदद नहीं दे पाते और उसी का कारण है कि हमारे राज्य में भी महंगाई बढ़ रही है और साथ ही साथ केंद्र में बढ़ रही है। आज तो आपको बताता हूं, व्यवहार लगता है। हाँ, एक मिनट अंजलि जी, एक मिनट। आज महंगाई के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में है वो है कोयले का। आप राज्यों, आपको पता है कि हमारे देश में 70% से ज्यादा बिजली कोयले से पैदा होती है। आपकी कोयले को लेकर नीति क्या है? आज हमारे पास बिजली का ऐसा संकट है, मैं कभी कभी घबराता हूं कि अगर कभी अस्पतालों की बिजलियां चली गई तब इस देश में आपातकालीन जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र की कोई नीति उस पर नहीं समझ में आ रही और प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी कभी इसका जिक्र नहीं करते। ठीक है दुबे साहब। प्रोफेसर साहब, यहां मैं ये समझना चाहूंगी कि जीएसटी का जो बकाया बार बार राज्य कहते हैं हमें नहीं मिल पा रहा। अब पेट्रोल डीजल को सभी राज्य हो या केंद्र हो, कोई भी नहीं चाहता था कि जीएसटी में आए, तो क्या जीएसटी में इसका ना आना आम आदमी के लिए बुरा रहा या आप कहेंगे कि अच्छा रहा? नहीं, ये एक जटिल प्रश्न है अंजलि। इसमें सीधी सी बात यह है कि राज्यों के पास अब कोई स्रोत तो रह नहीं गया है, तो राज्य जो हैं इसको लेके आशंकित थे पहले भी। मैं ये कह रहा हूं कि जीएसटी के बाद जो टैक्सेशन के सोर्सेस थे, राज्यों के पास क्या बचा है? एंटरटेनमेंट टैक्स जो बहुत छोटी सी चीज होती है, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में उससे थोड़ी उगाही ज्यादा होती है, बिहार में क्या होगा एंटरटेनमेंट टैक्स? तो अगर आप इन चीजों को देखें तो इसलिए मैंने कहा कि एक आम सहमति इसलिए नहीं बन पाई कि अगर वो उसमें चला जाता है और इसी तरीके से जो एक आशंका थी कि केंद्र सरकार फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कितना समय लगाएगी, क्या देगी, नहीं देगी, तो एक प्रश्न चिन्ह उस पे था, तो एक हिचक थी। कई सरकारें कह रही थी कि हाँ इसको भी ले आना चाहिए, अभी भी सरकारें कह रही, विपक्ष की जो पार्टीज हैं वो भी कह रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पूरा अरेंजमेंट रहा है जीएसटी को लेके, और वो बड़ा चिंताजनक रहा है। आपने देखा है पिछले 3-4 साल के आंकड़े आपके पास जरूर होंगे, तो अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो सीधी सी बात यह है कि एक तो समय पे नहीं मिलता है,
देर से मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, जो राज्यों का हक है। ठीक है, तो इसलिए इसको लेके एक बहुत बड़ी चिंता है कि राज्य सरकारों के स्रोत तो अब कुछ रह ही नहीं गए हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में उनसे ये कहना कि ये भी जो आपके पास स्रोत है इसको भी आप कम करें, तो अगर कम करें तो आप जो उनको मिलना चाहिए कहीं और से तो दें। और इस वर्ष के बाद जीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? जो प्रॉमिस ये था कि 14% जो हम आपको देते रहेंगे वो कहां से होगा? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात अंजलि, एक छोटी सी बात कहूं, वो ऑयल बॉन्ड वाली जो बात पहले उठी थी, बात तो सही है, ये जग जाहिर है कि ऑयल बॉन्ड इशू किया गया था, लेकिन वो इस पूरी समस्या का इतना बड़ा कारण नहीं है जिसको कई बार बीजेपी के प्रवक्ता बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो पूरा का पूरा टैक्स उगाही का पेट्रो प्रोडक्ट्स पे जो पैटर्न रहा है और उसमें कितना इजाफा हुआ, जो आंकड़े सारे आपके सामने हैं। और ये बात जरूर है, यूक्रेन की हम बात करें तो कुछ जो अभी हाल के फैक्टर्स हैं उससे समस्या और गहरा रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जब सरकार थी यूपीए की, तो उस वक्त अगर नहीं बढ़ाया, उसके पीछे एक बड़ी वजह उनके ऊपर बंदिशें जो लेफ्ट पार्टियों की रहती थी वो भी थी। तो मंच अगर वो खुले होते, उन पर वो बंदिशें ना होती, तो भगवान जाने फिर उस वक्त क्या हाल होता पेट्रोल का। लेकिन भारती मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, इसलिए मैं उनको मौका दूंगी। आप बॉन्ड पे बोलेंगी या किसी और चीज पे बोलना चाह रही हैं? मैं बॉन्ड पे भी बोल देती हूँ। देखिए, जब दाम बढ़े तो भाजपा के नेताओं से पूछा गया भाई डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो पहले एक मंत्री है, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लग रही है एक्साइज ड्यूटी के पैसे से। दूसरे ने कहा कि चलिए वैक्सीन भी लग रही है, हमने कहा 1.5 से 2% मान लीजिए। दूसरे भाजपा के मंत्री कहते हैं अनाज मुफ्त दे दिया, वो पैसे चलिए 4% उसका मान लीजिए। तीसरे भाजपाई मंत्री कहते हैं जी सड़कें बन गई, उस पर खर्च हो गया, 10% उस पर मान लीजिए। चौथे मंत्री आए, इन्हीं की तरह कह रहे थे ऑयल बॉन्ड पे खर्च हुआ 1,20,000 करोड़ रुपए, उसके भी मान लीजिए। और टोटल मिला के 8 लाख करोड़ रुपए लगभग चारों मंत्रियों के हिसाब से मान लीजिए। तब भी तो 27 लाख करोड़ रुपए कमाए भैया, उसमें से 19 लाख का हिसाब कौन देगा? और मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि अभी आप कितना ले रहे हैं एक्साइज ड्यूटी? 27 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर। कांग्रेस के शासन में 9 रुपए 48 पैसे कितना बढ़ाया, पूछिए इनसे। तो वो तो कम करने को तैयार नहीं है, राज्यों के पीछे पड़े हैं। और महंगाई मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, गरीबी मुक्त भारत। ठीक है भारती जी, यहाँ वत्स साहब को वक्त देते हैं। वत्स साहब, ये हम मानते हैं कि कोरोना का वक्त काल रहा है और सबके लिए मुश्किल रहा, आम आदमी की जेब पे भी भारी रहा, सरकारों की जेब पे भी भारी रहा। तो उतना ही जितना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल भरा रहा और उनके खर्चे रहे, उतने ही राज्यों के भी रहे हैं। तो उस तरीके से क्या एक बड़े भाई के तौर पे, एक कुटुंब के एक बड़े पितामह की तरह, क्या ज्यादा नहीं सोचना चाहिए केंद्र सरकार को? अंजलि जी, इन्होंने अभी आंकड़े दिए, ये कौन से अर्थशास्त्र में इन्होंने अपने से आंकड़े निकाल लिए कि रोड में इतना गया, दवाई में इतना गया? आपके मंत्रियों ने ये कौन सा अर्थशास्त्र? मैंने नहीं, आपके मंत्रियों आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। आप शांत रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए जब मैं बोल रहा हूँ। भारती जी माफ कीजिएगा, आप देखिए बीच में ना बोलिए। वत्स साहब का वक्त है, आप बीच में ना बोलिए। ठीक है, बोलिए। आप बीच में ना बोलिए, मेरा मर्यादित बोले, भद्रता के दायरे में बोले। कांग्रेस मुक्त भारत की अंतिम टिमटिमाती लौ है, आप शांत रहिए। अब मेरी बात सुन लीजिए। आप कौन सी अमेरिका मोदी की महंगाई की मोदी ये पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। भारती जी मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, 2 मिनट आप 2 मिनट शांत रह लीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। देखिए, आपने जब बोला, जो भी बोला उन्होंने सुना, शांति से सुना। अब आप भी सुनना बहुत जरूरी होता है। हमारी सरकारें ये नहीं करती, इसीलिए यह हाल है। कि अर्थशास्त्री जी हैं यहाँ झा साहब मौजूद। अमेरिका जैसे देश में लाखों लोग मर गए, उनकी व्यवस्था हमारे यहाँ से हर चीज सुपर है, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर सके और लाखों लोग मरते रहे। हमारे यहाँ सारी कमी के बावजूद उसमें पैसे खर्च हुए या नहीं हुए, दवाइयों में पैसे लगे कि नहीं लगे, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे लगे कि नहीं लगे, लोगों को जो हमने राशन मुहैया कराया उसमें पैसे लगे कि नहीं लगे। आखिर ये पैसे आएंगे कहां से उगाही की जाएगी? लेकिन वत्स साहब, असलियत ये है कि वो पैसा जो है कोविड के नाम पे जो इकट्ठा किया गया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया है। ये लोकसभा में सरकार ने खुद माना है
कि वो खर्चा कोविड पे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ और विकास कार्य। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य पे भी जो खर्चा हुआ है वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ा है। उसके बाद एक भी घोटाला नहीं। कांग्रेस के घोटालों की अगर मैं बात फेरिस्त करूंगा तो मोटे तौर पर आपको बता दूं, 4 अरब 21 लाख हजार डॉलर का घोटाला इनकी रजीम में हो चुका है। चंदा चंपत घोटाला, इनके सारे नेता घोटाले, अगर घोटाले हुए तो उसकी कीमत भी कांग्रेस ने चुका दी है, सरकार से बाहर कर दिए गए और वो नाराजगी इन्हीं घोटालों से आई थी। यहाँ मैं शिवसेना को एक मौका देना चाहूंगी, वक्त क्योंकि कम है हमारे पास। 1 मिनट, हाँ जी, 10 सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। इनके सारे बड़े नेता बेल पे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, एवरीबॉडी इज ऑन बेल। अब देखिए, अब ऐसी बातें करके कोई फायदा नहीं है। भारती जी और वत्स साहब, चलिए 8 वर्ष में भारती जी ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है। गृह मंत्री हैं वो हमारे, रुक जाइए एक सेकंड। दुबे साहब बताइए। अंजलि जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात से सहमत नहीं। कोरोना काल में देश में जो आर्थिक संकट आया उसको सबने झेला। उसको पटरी पे लाने के लिए आप क्या देश को महंगाई की आग में झोंक देना चाहते हैं? देश की उस जनता को अपमानित करना चाहते हैं जिन्होंने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए दी थी क्योंकि वो महंगाई के बोझ से दबे हुए थे और एक उम्मीद जगी थी कि आप उनकी जिंदगी को कुछ बेहतर बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहकर साफ स्पष्ट कर दिया कि इनको चुनाव लड़ने तो आता है लेकिन देश चलाने नहीं आता और इनको अर्थ नीति और अर्थशास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए, अब हमारे पास वक्त अब रह नहीं गया। मैं वक्त क्योंकि मैं शिवसेना को कम दे पाई थी इसलिए मैं आपके पास आई थी। आप सब ने अपने तर्क रखे और सही है, इस वक्त जो सबसे बड़ा बोझ है वो आम आदमी पे, और दुख इस बात का होता है कि जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं आम आदमी को हम उसमें शामिल नहीं कर पाते हैं, उसका तर्क नहीं सुन पाते हैं क्योंकि असर उसी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको इस चर्चा के कुछ खास अंश दिखाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब कहते थे कि केंद्र सरकारें राज्यों को मदद नहीं करती, लेकिन अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार को मदद करें। देखिए, हम महाराष्ट्र और मुंबई से आते हैं। आपको जानकारी है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वाला राज्य है। हम सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार को देते हैं। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में कोरोना में हम कितनी मेहनत करके खड़े होने के प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो केंद्र के पास जीएसटी का पैसा है वो भी हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर केंद्र सरकार चाहती है कि हम पेट्रोल डीजल पर बैठ करके अपनी थोड़ी सी जो हम कोशिश कर रहे थे पटरी पे आने की, अगर उस पर भी लड़खड़ा जाए तो ठीक है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारी अर्थनीति जो हमारे अर्थ मंत्री हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। कि 27 लाख से 29 लाख करोड़ के बीच में जो है पेट्रोल डीजल यानी कि पेट्रो प्रोडक्ट्स पे जो एक्साइज और ड्यूटीज लगा के केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया है उसको राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। जो टोटल एक्साइज पेट्रो प्रोडक्ट्स में है उसका तकरीबन 68% जो है वो केंद्र सरकार के पास रहता है। जो राज्य सरकारें लगाती हैं, अगर हम उनको जोड़ के देख लें, सीधी सी बात यह है कि ये जो पूरा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल चरमराया सा है।